हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपन करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट का। तो जो 2015 या 16 का जो पेपर था उसको आज अपन करेंगे। उसमें जो मैथ का सेक्शन था उसको आज अपन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन से कि दी गई आकृति में BAC 30 डिग्री है और ABC 50 डिग्री है और CDE 25 डिग्री है, तो AED ज्ञात करना है। अब देखिए दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो AED ज्ञात करना है, यानी AED ये वाला अपन को कोण ज्ञात करना है। अब इस वाला कोण के लिए अगर अपन को ये वाला कोण पता चल जाए तो ये पूरा रेखिक कोण युग्म हो जाएगा, ये पूरा वाला, और हमें पता चल जाएगा। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको, सोच के देखिए। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। देखिए त्रिभुज ABC को देखिए, जिसमें कोण A कितना दिया है 30, ठीक है, और कोण B कितना है दिया है 50। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। इसका मतलब है कोण जो C है ना उसको अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए 50 का ये हो गया, 30 का ये हो गया, दोनों मिलकर कितने हो गए 80 के, ठीक है। और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो C को कितना होना पड़ेगा 100। तो यहाँ से अपना निकल के आ गया कि जो कोण C है, कोण C वो कितने का है 100 का, ठीक है। देखिए ये अगर 100 का आ गया, क्योंकि ये पूरा रेखिक कोण युग्म है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला भी, तो अगर ये 100 का आ गया तो ये कितने का आ गया, ये 80 का आ गया, ठीक है, क्योंकि 180 होता है रेखिक कोण युग्म का मान। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो कोण ECD है वो कितना है 80, ये वाला, ठीक है। ये 80 हो गया। अगर ये 80 हो गया और ये 25, अगर दोनों को जोड़ देंगे और इस वाले कोण को भी जोड़ देंगे तो इस त्रिभुज के तीनों कोण आ जाएंगे, कोण CD और E के, समझ गए, त्रिभुज CD के। अब देखिए क्योंकि कोण ECD 80 है हमारे पास और कोण D 25 है, तो देखिए 80 + 25 + x = 180, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग। तो देखिए 80 और 25 कितने हो गए 105। अब x का मान निकाल लेंगे अपन, x का मान निकाल लेंगे तो 180 - 105, तो ये आ गया 75। इसका मतलब हो गया कि जो कोण CED, देखिए कोण CED ये वाला जो कोण है वो कितने का आ गया 75 का आ गया। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमको ये वाला कोण पता चल जाए तो हम इस पूरे को क्या मान लेंगे रेखिक कोण युग्म, इस पूरे को। तो उससे क्या होगा कि 180 में तो उसको घटा देंगे। तो अगर अपन 180 में से कोण E जो कितना है 105 है, सॉरी 75 है, उसको घटा देंगे तो हमें AED निकल के आ जाएगा। देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है। तो देखिए 180 में से जब हम 105 को घटाएंगे, सॉरी ये कितना आया था, ये 75 आया था, तो इस 75 को घटाएंगे 180 में से तो कितना आएगा 105, 105 आएगा। तो AED कितना आ गया 105, वही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर पहला आंसर हो जाएगा। वीडियो को रिकैप करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि दो सरल रेखाएं AB और CD परस्पर वो बिंदु पर काटती हैं, ठीक है। AOC 50 है, देखिए AOC ये वाला कोण 50 दिया है। तो BOC ये तो काफ़ी इजी हो गया, ये तो रेखिक कोण युग्म हो गए। तो रेखिक कोण युग्म का मान कितना होता है 180, जिसमें से 50 दिया है, तो 180 में से अपन 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 130। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 130, यानी ऑप्शन नंबर D। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मान लीजिए ये कोई आयत है, ठीक है, जिसमें A B C और D, ठीक है, जिसमें ये विकर्ण मान लीजिए 17 का है, उसने दिया है। ये लंबाई है तो L मान लीजिए और ये चौड़ाई है तो इसको B मान लीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के इस कोण जो होता है
90 डिग्री का होता है, तो ये वाला 90 का हो गया, ये 90 का हो गया, तो ये मान लीजिए आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण। इससे अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे अपन, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 17 का स्क्वायर कर देंगे तो 289। ये तो क्या आ गया, समीकरण नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमें दिया है आयताकार जो खेत है उसका परिमाप दिया है। अब हमें पता है आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा एल प्लस बी, जिसको लंबाई प्लस चौड़ाई कहते हैं, और वो अपन को दिया है 40। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अकेला एल प्लस बी निकाल सकते हैं। कितना आ गया, 23। क्या हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है कर दो। अगर अपन दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा लगभग एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल टू 529। ठीक है, 529 आ गया। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि एल स्क्वायर बी स्क्वायर का मान अभी हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, 17 का स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे लिख लेंगे 289 जो कि 17 का स्क्वायर था, प्लस 2LB इक्वल टू 529। इसको इधर ले जाएंगे, घटा देंगे इसमें से। जब इसको इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए घटा के देखते हैं, 240 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, 2LB इक्वल टू 240। तो 2 का फिर इसमें से द्वारा से भाग देते हैं, तो LB बराबर कितना आ गया, LB बराबर आ गया 120। और L गुणा B, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 120 आ गया। तो इसका मतलब ये आयत का क्या हो गया, क्षेत्रफल, वही हमको ज्ञात करना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग। देखिए ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं। तीसरी भुजा से छोटा यानी लंबाई का योग होता है वो तीसरी भुजा से छोटा। दूसरा ऑप्शन है तीसरी भुजा से बड़ा। तीसरा है तीसरी भुजा के बराबर। चौथा है तीसरी भुजा के 2/3। तो इसका डायरेक्ट आंसर है कि त्रिभुज का जो दो भुजाओं की लंबाई होती है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, अगर ये बात कहता कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव बड़ा होता है, लेकिन अगर अंतर दिया जाए जैसे a माइनस बी दिया जाए तो ये हमेशा ही छोटा होगा किससे, सी से। जहाँ पर ए बी सी है वो किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि दो घनों का आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए जो दिया है और जो निकालना है उसमें थोड़ा अंतर करना सीखो। देखिए मान लीजिए पहले जो घन है उसका आयतन V1 है और दूसरा घन है उसका आयतन V2 है। इसका अनुपात दिया गया है अपन को कितना, 27/64। क्योंकि हमको पता है देखिए कि जो आयतन होता है वो क्या होता है, AQ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AQ1/AQ2 बराबर 27/64। ठीक है, इधर से अगर अपन दोनों तरफ का अगर घनमूल लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1/A2 बराबर घनमूल 27/64 और ये हो गया 3/4। ठीक है, इतना तो आपकी समझ में आ गया ना। अब क्या ज्ञात क्या करना है अपन को, अब ज्ञात करना है क्षेत्रफल। देखिए आपको पता होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² यानी 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो देखिए निकाल लेंगे 6a² / 6a2²। ठीक है, A1² A2²। भुजा की लंबाई थी 3/2। तो ये तो A1 A2 था, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ गया 9/4 और ये 6 आपस में कट जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि A1² A2² बराबर 4 आया था तो 16 हो गया। तो 9/16 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है देखिए कि गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या फिर मानव
जीवन का। तो आपको पता होगा कि जो गणित है वह स्थान का भी विज्ञान है। देखिए अगर आपने परिभाषा देखी हो इसकी, तो स्थान का भी विज्ञान कहा जाता है और गणनाओं का विज्ञान तो है ही। तो ऑप्शन ए और सी दोनों ही माने गए थे आयोग के द्वारा, तो ऑप्शन ए और सी दोनों ही आंसर हो जाएंगे। फिर भी अगर इन दोनों में से अगर आपको छांटना हो तो ऑप्शन सी पे जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है। देखिए अगर आपने दर्पण की बात सुनी हो तो दर्पण हमेशा इस बात को कहने वाले थे, वो हॉगबेन थे, हॉगबेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ये परिभाषाएं याद करने की हैं, इनमें कुछ ऐसा है नहीं। अगला क्वेश्चन है देखिए कि निम्न में से कौन सा सही है। देखिए आपको सही छांटना है, ये सभी दिए गए हैं। देखिए पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। इसमें देखिए सही छांटना है आपको, तो जो सही होगा वो होगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखिए ये तो है ही गलत है, लेकिन ये क्या है, ये सर्वसमिका है, सर्वसमिका। यह तो ये भी सर्वसमिका, लेकिन ये हमेशा अगर सिद्ध करनी हो तो इस प्रकार के रूप में सिद्ध होती है, न कि इसके रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर मानसिक। सो सांस्कृतिक स्तर पर जो महत्व है वो है मानसिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है। तो मनुष्य के जीवन में किस प्रकार सबसे ज़्यादा यूज होता है। देखिए आर्थिक रूप में होता है, सही बात है, इसमें कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप में भी होता है। तो आयोग ने इसके दोनों के आंसर ये दोनों ही माने थे, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल मना नहीं किया था कि सामाजिक भी नहीं होता, हालांकि आर्थिक ज़्यादा होता है, लेकिन आयोग के द्वारा दोनों ही आंसर माने गए थे, ऑप्शन सी और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, किससे होता है। विषय वस्तु से, मूल्यांकन विधियों से, उद्देश्यों से या सीखने में क्रियाओं से। तो देखिए मूल्यांकन का सबसे ज़्यादा जो निकट संबंध होता है वो होता है उद्देश्यों से, क्योंकि आपको पता होगा कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो उद्देश्य आ रहे हैं ना, उद्देश्य, तो इसका मतलब उद्देश्य ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए उपलब्धि, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। क्या अंतर है। देखिए उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मुख्य अंतर है वो है उद्देश्यों का उपलब्धि में। कैसे, देखिए अगर आपको मैं मोटा मोटा बता दूं, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण। देखिए उपलब्धि परीक्षण है, इसका एक मानसिक स्तर स्थापित होता है, ठीक है, लेकिन नैदानिक स्तर होता है वो किसी की कमी को ज्ञात करने के लिए पता किया जाता है। तो नैदानिक स्तर और उपलब्धि स्तर में थोड़ा थोड़ा अंतर उद्देश्यों का होता है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए कि कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है। देखिए कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है। योजना बनाना, मार्गदर्शन, शिक्षण या फिर बजट बनाना। तो आपको पता चल रहा होगा बजट बनाना किसी भी शिक्षक का कार्य नहीं होता, ठीक है, ये सरकारों का कार्य होता है, जो कि बाकी तीनों कार्य होते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता हो जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, जिस तरीके से बच्चा प्रत्यक्ष अनुभवों से सीख सकता है, उसके अलावा वो किसी भी तरीक़ों से उससे ज़्यादा नहीं सीख सकता है। आप किसी बच्चे को थ्योरी से समझाइए, ठीक है, फिर अप्रत्यक्ष वस्तुओं से समझाइए,
प्रक्षेपित सामग्रियों से समझाइए, लेकिन जब आप उसको घूमने ले जाओगे, उस चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभव करवाओगे कि ये ऐसा होता है, तो सबसे ज़्यादा उसको प्रभावशाली होगी शिक्षण सामग्री वो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि संख्या 3 की घात 98 को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचता है। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। वो कैसे, देखिए इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको अपन 3 की पावर 98 को लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 98 को लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 96 प्लस 2, बात तो वही है। अब इसको अपन अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 4 गुणा 24 प्लस 2, बात तो वही है। मैं सिर्फ घुमा घुमा के लिख रहा हूँ उसको। तो देखिए अगर इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि 3 की घात जो 98 है, शेषफल वही होगा जो 3 की घात 2 में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूँ 3 की घात 96 गुणा 3 की घात 2, ठीक है। तो ये इसको कितना लिख सकते हैं, 9। अब देखिए अगर मैं 3 की घात 96 गुणा 9 में अगर 5 का भाग दे दूं, ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा, इसमें 5 का भाग जाएगा तो 4 ही तो शेषफल बचेगा। इसमें 4 शेषफल बच रहा है, मतलब पूरी संख्या में ही 4 का शेषफल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें शेषफल अपना 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि 4 - 2 - 9 की पावर 0 है प्लस 3 का स्क्वायर भागन 1 प्लस 3 बराबर है, किसके बराबर है। देखिए इसमें ज़्यादातर इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ दी गई है कि अगर किसी चीज़ की पावर 0 हो जाए, चाहे कुछ भी हो, x, y, z कुछ भी हो, तो वो हमेशा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। बस ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे आपको। देखिए 4 माइनस इस पूरी की पावर 0 है तो 1 हो गया इसका मान, सॉरी इसका पूरी का मान 1 हो गया। तो देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 भागित 1 प्लस 3, 1 का अगर 9 में भाग देंगे तो 9 ही आएगा। 4 माइनस 1 माइनस 9 प्लस 3। देखिए अब 9 और 1 माइनस के कितने हो गए, 10, और 4 और 3 ये प्लस के हुए 7। तो अब ये आ गया अपना प्लस के हो गए 7 और माइनस के हो गए 10। तो इसमें से क्या बचेगा, माइनस के, सॉरी दोबारा से करते हैं, गलती हुई थोड़ी। देखिए 4 माइनस 2 माइनस 9, ठीक है, की पावर 0, ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर भागित 1 प्लस 3। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, 4, ठीक है, माइनस, क्योंकि देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो -7 आएगा, -7 की अगर पावर 0 कर देंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा, प्लस ये आ गया 9, क्योंकि 1 का अगर 3 के स्क्वायर में यानी 9 में भाग देंगे तो 9 ही आएगा, प्लस 3, ठीक है। अब देखिए 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3, 9 और 3 12, 12 3 15, तो 15 आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 10,000 10 इकाई और 10 दहाई बराबर है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में करने के लिए बेसिकली आपको सिंपल तरीका जो दिया है वो लिखना है। देखिए पहले दिया है 10,000, तो 10,000 लिख लो, ठीक है, 10,000 हो गया। फिर क्या दिया है, 10 दहाई, ठीक है, फिर क्या दिया है, 10 इकाई। सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे दिया है वैसे ही लिखना है। अब इन सब को जोड़ दो, जब आप इन सब को जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में संख्या की। देखिए कैसे बराबर है, 10 दिनों में सबसे पहले अपन मिनट निकालते हैं। तो देखिए ये हो गए 10 दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, ठीक है, और एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60। इन जब सभी को आप गुणा करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, इसको अपन कर लेंगे, हाँ चलो यहीं पे रखने तो इसको, इतना आ गया, ठीक है। हमें पता है कि एक घंटे में कुल सेकंड कितनी होती हैं, 3600, ठीक है। एक घंटे में सेकंड अगर अपन देखें तो कितनी होती हैं,
3600, ठीक है। वो हमको ज्ञात क्या करवा रहा है, सेकंड। तो इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे 3600 का। 3600 का जब अपन भाग देंगे तो देखिए 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 6 से ये गया 6 बार और 6 से ये गया 4 बार। तो इसका मतलब हो गया कि जो घंटों की संख्या है वो हो जाएगी 4, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से तो आपको क्या करना है कि जो 10 दिन है उसमें मिनट निकाल लेनी है, ठीक है, कितनी मिनट तक है, और उन मिनटों में सेकंड निकाल लेनी है, और जो दिया गया है उस सेकंड का भाग दे देंगे, ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से, तो अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है अपन को। तो देखिए इसके तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको जो बेस्ट तरीका है मैं आपको बता दूं, आप भाग भी दे के निकाल सकते हैं, या फिर आप देखिए इन दोनों में अंतर 1 का है, इन दोनों में अंतर 1 का है, इन दोनों में अंतर 1 का है, और इन दोनों में अंतर 1 का है। ध्यान रखिए जब अंतर समान हो, ठीक है, जब अंतर समान हो तो ध्यान में रखिए कि जिसका क्या बोलते हैं, हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे क्या होगी, बड़ी होगी, जिसका हर बड़ा होगा। तो यहाँ पे वो ज्ञात करवा रहा है सबसे छोटी भिन्न। तो देखिए सबसे छोटा हर किसका है, यहाँ पे सबसे छोटा हर है 10/11 का, कितना है 11, बाकी अलावा सबके ज़्यादा है। तो इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई, ये हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगर बड़ी पूछता तो बड़ी हो जाती यहाँ पे 99/100। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा सही है, सही देखना है आपको। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे 3 है तो 3 छोटा होता है, ठीक है, 4 से, और 4 बड़ा होता है 3 से। लेकिन अगर इनमें माइनस लगा दिया जाए तो फिर ये चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे -3 है तो वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा -4 से। सिर्फ यही देखना है। देखिए जब आप इस तरीके से इसको देखते आएंगे तो देखिए ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि -3 बड़ा होगा -16 से, माइनस होने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से भी विभाज्य हो। देखिए ऐसी कौन सी संख्या है, ध्यान रखना, अगर ऐसी बात आ जाए छोटी से छोटी की बात हो रही हो तो वहाँ से आपको लेना है एलसीएम, ठीक है। जब आप इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 900, और वही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18 का मान क्या है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 256 को ऊपर लिखते हैं 16 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिखते हैं 0.16 जो कि दिया हुआ है अपन को, ठीक है, गुणा 16 की पावर 0.18, ठीक है। अब देखिए द्वारा से लिखेंगे 16, देखिए इसका आपस में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया 0.32, ठीक है, क्योंकि अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको भी जोड़ देंगे तो 0.18, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16 की पावर 0.50, और 0.50 का मतलब क्या होता है 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट 16, और जब रूट 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आप दोबारा से भी देखना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, इनका लघुत्तम समापवर्त इतना है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए बड़ी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि मान लीजिए वो संख्या है वो कौन सी है, 3x है, 4x है, मान लीजिए आपने मान लिया। अब इनका लसा कितना दिया है 84, और लसा क्या होता है, जो संख्या हैं उनको लसा कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन, इस तरीके से। जब इस तरीके से अपन इनका लसा ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 4 × x, ठीक है, बराबर कितना दिया है 84। यहाँ से अपना x का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 7,
और तो अब देख लेंगे x का मान कितना आ गया 7, संख्या अपन ने क्या मानी थी 3x और 4x, तो बड़ी तो यही होगी ना, तो 4 में अगर 7 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 28। तो यानी जो बड़ी संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी 28, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भिन्न वाला क्वेश्चन है कि 1/3 और 2/9 और 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम समापवर्त। देखिए अगर ऐसे भिन्नों का अगर लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना हो या महत्तम समापवर्त ज्ञात करना हो तो ध्यान में रखना कि जो ऊपर वाली संख्या का तो वही चीज़ ज्ञात की जाती है जो उसको ज्ञात करवानी। जैसे 1, 2, 5 और 4 का तो अपन को क्या करना है एलसीएम लेना है, ठीक है। उसके अलावा जो हर होता है, हर हमेशा अपोजिट होता है। अपोजिट बोले तो अगर ऊपर वाले का हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया है तो नीचे वालियों का हमें एचसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को बस याद रखना है, बाकी अलावा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। तो देखिए ऊपर वाली संख्याओं का जब अपन एलसीएम लेंगे 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 20, और संख्या 3, 9, 6 और 27 का अगर आप एचसीएफ लेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो ये अपनी जो संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 20/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि 3 संख्याओं का औसत 7 तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4, तीसरी संख्या क्या है। देखिए ज्ञात करने में क्या जाएगा, देखिए जो प्रश्न के अनुसार दी गई है उसको करते हैं। 3 संख्याओं का औसत कितना है 7, तो 3 संख्याओं का औसत 7 है तो उनका योग कितना होगा 21। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, पहली मान लीजिए 2 संख्या हैं उनका औसत अगर 4 है तो इस संख्याओं का योग कितना होगा 8। अगर इसमें से अगर अपन इसको घटा देंगे यानी 21 में से अगर 8 को घटा देंगे तो यानी 3 संख्याओं में से हम 2 संख्याओं को घटा रहे हैं तो जो मिलेगी वो तीसरी संख्या ही तो मिलेगी। तो तीसरी संख्या कितनी हो गई 13, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि मोहन ने एक कार इतने रुपए में खरीदी और इतने रुपए में बेची, तो उस कार का कितना प्रतिशत लाभ है। पहले तो लाभ का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। अब लाभ कैसे आएगा, लाभ आएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य उसने दिया है विक्रय मूल्य भी दिया है तो आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 3,48,000 में से अपन 2.5 लाख को घटा देंगे तो ये आ जाएगा अपना लगभग 98,000 के करीब, ठीक है। ये आ गया लाभ। अब क्या करेंगे उसी फॉर्मूले में रख देंगे, क्रय मूल्य कितना है और गुणा कितने का करना है अपन को 100 का प्रतिशत के लिए। इस जीरो से ये जीरो कट गई, इनको जब अपन आपस में काटेंगे इससे 0 से ये कटेगी, 5 से ये काटेंगे, सब कुछ काट लेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 39.2%, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है। देखिए हानि प्रतिशत क्या है, अब मैं आपको बता दूं कि हानि होती, देखिए मान लीजिए कि मूल्य बराबर वस्तु, मान लीजिए कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है 1 रुपये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या दिया है 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय के मूल्य हानि होती है। देखिए इतनी हानि हो रही है उसको, इतने की हानि कब, जब 6 पेनों के विक्रय मूल्य पर यानी एसपी पर, ठीक है, एसपी पर हो रही है ना। अब देखिए तो इसका मतलब ये हुआ 144, यहाँ मैंने हानि लिखा था तो हानि की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 6 गुणा एसपी, ये तो पहले से ही था, ठीक है। अब देखिए इसका पूरे से गुणा कर दूंगा मैं, अगर पूरे से गुणा कर दूंगा तो एसपी को एसपी की तरफ पहुंचा दूंगा तो इससे क्या हो जाएगा कि 144 सीपी बराबर यहाँ 144 एसपी हो गया था जो कि माइनस का हो गया, यहाँ आ जाएगा प्लस के हो जाएगा, तो ये 144 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 150 हो गया एसपी। अब यहाँ से अपन को पता चल गया कि जो 144 सीपी बराबर है
150 SP की। ठीक है, हमेशा याद रखिए, कोशिश कीजिए। अब देखिए CP/SP बराबर CP/SP करना है तो देखिए ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया, सॉरी इसको इधर मत लाओ, अपन क्या करते हैं देखिए कि इसको CP को रखते हैं यहीं। ठीक है, कैसे CP/SP अगर करेंगे तो CP को पहुंचा देंगे नीचे, ये तो पहले से ही 150 था और इसमें 144 नीचे पहुंच गया बच गुणा करके। देखिए इससे पता चलता है कि CP कितना है 150, SP कितना है 144, दोनों का अंतर कितना है 6। CP कितना है 150, तो 150 लिख दिया नीचे गुणा 100। ये क्या निकाल रहे हैं अपन, हानि प्रतिशत। ये हो गई हानि, ये हो गया क्रय मूल्य गुणा 100। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4%, यानी 4% की क्या होगी उसको हानि, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। देखिए इस कंडीशन में मैं आपको बता दूं, तरीके कई हैं सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको बता दूं जो नीचे वाला धन हो ना, नीचे वाला, उसको आप मूलधन मान के चलो। ठीक है, तो मूलधन कितना हो गया 5 रुपये। ब्याज का देखिए जो साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, अब देखिए जो ऊपर वाला हो ना, ऊपर वाला वो क्या मान लीजिए ब्याज, क्योंकि वो वही कह रहा है ना कि ब्याज का, तो ब्याज कितनी होगी अपनी, ब्याज होगी 2 रुपये। टाइम कितना है, टाइम उसने दिया है 10 वर्ष, तो क्या निकालना है, दर ही तो निकालनी है, सिंपल फॉर्मूले में लगा दीजिए। साधारण ब्याज जो SI का फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन समय गुणा दर बट्टे 100। हमको क्या दिया है, देखिए ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए ब्याज होगी 2, मूलधन कितना है 5, टाइम कितना है 10, दर कितनी है R गुणा 100, सॉरी बट्टे 100। जब इस पूरे को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर A यानी 4% अपना आंसर आ जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितने वर्षों में 12% की वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। देखिए 1080 होना है, अगर 1080 करना है तो आपको ध्यान में रखिए कि दिया क्या है, ये दिया है मूलधन, ब्याज इतना हो जाएगा। ठीक, कितने वर्षों में, तो वही PTR/100 फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। ब्याज दी हुई है 1080, मूलधन है 3000 गुणा दर है 12, टाइम पता करना है बट्टे 100। जी इस सभी को काटेंगे और आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो T बराबर है वो है 3 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका A आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ही वीडियो डालते रहते हैं। किसी न किसी सब्जेक्ट का अपन का डेली वीडियो रहता है, साथ ही हमने सभी प्रीवियस करवा चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।